गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर दास क्लासेस। मैं हूं गरिमा पाल और आज मैं आपसे बात करूंगी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो इसके हेडिंग में ही या नाम में ही आप कह लीजिए इसका नेचर छुपा है। डायरेक्टिव यानी कि ये दिशा निर्देशक हैं, डायरेक्शंस हैं कुछ। प्रिंसिपल्स यानी कि इनका मॉरल कैरेक्टर है। ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एथिकल चीजें इससे अटैच्ड होंगी। अब किसको डायरेक्शंस है या किसके लिए ये मॉरल प्रिंसिपल्स है? ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि जब स्टेट कोई राज्य पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा तो उसको इन डायरेक्शंस को ध्यान में रखकर चलना है। तो आइए आज हम कोशिश करेंगे पार्ट 4 को समझने की। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये और कुछ नहीं बल्कि मॉरल ऑब्लिगेशन कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए या ड्यूटी कह लीजिए, प्रिंसिपल्स हैं किसको? स्टेट को। जो स्टेट को ध्यान में रखते हुए इसको ही बेस बनाकर पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि इसका ही सब पार्ट है, पार्ट 4A। उसमें हमने बात करी थी कि मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, वो किसकी? हमारी, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया की। उसी तरीके से ये स्टेट की ड्यूटीज हैं। अगर हम देखें कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा है, तो सोशल वेलफेयर। सोशलिस्ट वर्ड का हमें मेंशन प्रियम्बल में भी देखने मिलता है। सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में छिपा हुआ है। सोशल वेलफेयर को समझने की अगर हम कोशिश करें तो सोशल वेलफेयर या सोशलिस्ट स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो कि अपने राज्य में या अपनी सोसाइटी में किस तरीके से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करे और इक्वालिटी को बढ़ा सके, उस चीज के लिए ये काम करता है। तो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने मिलता है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से अडॉप्ट करा है। तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हमने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हैं, मॉडिफाई करी हैं, अपने सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए मॉडिफाई करके अडॉप्ट करा है हमने। तो उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको अडॉप्ट करा है। अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो हमें जानना होगा ये कौन से पार्ट में है। सो एज वी ऑल नो, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसका आर्टिकल समझने की कोशिश करें, आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी के बारे में बात करता है। जब हम डीपीएसपी देखेंगे और इसका नेचर समझेंगे तो हम समझते हैं कि ये नॉन इन्फोर्सेबल या नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर। अब हम आर्टिकल वाइज इसको समझेंगे जिसमें हम इन टर्म्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आर्टिकल वाइज चलते हुए हम आर्टिकल 36 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 36 डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि ये प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी की फॉर्मुलेशन के लिए हैं। तो उसमें स्टेट से वो किसको रेफर कर रहे हैं? तो हम देखते हैं कि स्टेट में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लोकल बॉडीज, जैसे इंस्टीट्यूशंस और भी जो भी गवर्नमेंट
अथॉरिटीज हैं इंडियन लैंडमास में या फिर कोई ऐसी टेरिटरी में जहां पर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो इन इंस्टीट्यूशंस की बात करता है स्टेट को डिफाइन करते हुए आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 में हम देखते हैं आर्टिकल 37 बात करता है, जैसा कि मैंने कहा था कि हम अभी बात करेंगे आर्टिकल की, जब बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन नेचर नॉन एनफोर्सेबल। नॉन एनफोर्सेबल या आप कह लीजिए नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर। इनको समझने के लिए, इन वर्ड्स को समझने के लिए हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे वायलेट होते हैं तो हमारे पास ये राइट है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट्स या पिटिशन फाइल कर सकते हैं अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए। तो यानी कि कैसा नेचर हुआ फंडामेंटल राइट्स का? एनफोर्सेबल एंड जस्टिसेबल। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। यानी कि अगर इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग स्टेट उतना परफेक्टली काम नहीं कर पाती है तो इंडियन सिटीजन्स उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं या पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा। अब आप सोचेंगे कि जब ये डायरेक्शंस हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं और ये इतने ही अच्छे हैं नेचर में, तो क्यों नहीं इनको एनफोर्सेबल बनाया गया इन नेचर? तो ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बना तब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये बात अच्छे से जानते थे कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी उस समय पे भी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये डायरेक्शंस तो है स्टेट को वर्क करने के लिए, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम जज नहीं कर सकते हैं कि क्या कोई स्टेट परफेक्टली इस चीज़ पे काम कर पा रहा है, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से अटेन हो गया है। रादर ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके टुवर्ड्स स्टेट को अपनी पॉलिसी मेकिंग के थ्रू हमेशा थ्राइव करना होगा। देयर वुड always be a scope of improvement of better policy formulation to maintain social welfare in the society। तो इस तरीके से आर्टिकल 37 में हमने ये चीज देखी। बट नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल होते हुए भी इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी का इंपॉर्टेंस कम है। रादर इसी आर्टिकल में मेंशन है कि डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लाइन डालकर काफी बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका मेंशन कहाँ पर है। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि आर्टिकल 37 में ये बात मेंशन्ड है that directive principles of state policies are fundamental in the governance of the country, although they are non-enforceable and non-justiciable rights। चलिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 38 के बारे में। आर्टिकल 38 बात करता है सोशल वेलफेयर के बारे में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कॉन्सेप्ट एम्बेडेड है। So Article 38 talks about that a state should always try to protect and maintain social welfare and should work for social welfare of the society। और सोशल वेलफेयर जैसे कि हमने समझने की कोशिश करी थी कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों ही लेवल पे गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि जस्टिस हो हर किसी के साथ, इनइक्वालिटीज कम हो, इक्वालिटीज ज़्यादा हो, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी होंगी स्टेट को, क्योंकि हमें इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है या फिर सोशलिस्ट स्टेट है।
नेक्स्ट देखेंगे हम आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में हम बात करते हैं फ्री लीगल एड के बारे में। यानी कि यहाँ पर हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट को जस्टिस प्रोवाइड करना होगा सिटीजन्स को, और अगर कोई सिटीजन लीगल एड को पाने में सक्षम नहीं है तो उनको उस केस में फ्री लीगल एड प्रोवाइड करी जाए। इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है 39D, जो कि इक्वालिटी और जस्टिस को मेंटेन करने के लिए बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो आज भी बहुत सारे प्रोफेशंस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में जहां पर हम देखते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ पेइंग पैरिटी, यानी कि जहां पर मेल्स आर हाईली पेड फॉर द सेम वर्क विच विमेन आर ऑल्सो डूइंग। तो यहाँ पर उसको मेंशन किया गया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि कैसे जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन किया जाए स्टेट पॉलिसीज के द्वारा। चलिए आर्टिकल 40 में अब हम देखेंगे। आर्टिकल 40 इज an important article as it talks about पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट की ये ड्यूटी है कि लोकल लेवल तक गवर्नेंस को पहुंचाने के लिए, डेवलपमेंट को पहुंचाने के लिए और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन रियल सेंस में करने के लिए पंचायती राज का ऑर्गेनाइजेशन करा जाए एट द विलेज लेवल। इसके पीछे आप देखेंगे इस फिलॉसफी की भी बात होती है कि इंडिया में बॉटम टू टॉप अप्रोच को इम्पोर्टेंस दी स्टार्टिंग से ही महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने। ग्राम स्वराज की बात करी, जहां पर उन्होंने बात करी कि विलेजेस जब डेवलप होंगे, जोड़े जाएंगे सेंटर से, तभी रियल सेंस में इंडिया होलिस्टिकली डेवलप कर पाएगा। चलिए आर्टिकल 41 में अब हम देखेंगे क्या है। आर्टिकल 41 में हम देखते हैं, यहाँ पर मैं एक हिंट लिख देती हूँ। मान लीजिए कि हमने बीए कर लिया, एमए भी कर लिया, लेकिन फिर भी हम अनएम्प्लॉयड हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करे, और उसके बाद फिर भी अगर सर्टेन केसेस में इंडिविजुअल डेवलप होने में सक्षम नहीं है तो उसको सर्टेन केसेस में पब्लिक असिस्टेंस मिले। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन जैसी स्कीम्स होती हैं, ऐसी ही चीजों को फुलफिल करने में पॉलिसी का फॉर्म लेती हैं। चलिए आर्टिकल 42 में हम देखते हैं बात करता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कि इनह्यूमन हालातों में किसी भी ह्यूमन से काम ना कराया जाए, ऐसे हालात में कि उनको ओवर लोड करके आप इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। रादर ह्यूमेन कंडीशंस में, यानी कि इंसानियत को दिमाग में रखते हुए काम लेना होगा हमें इंडिविजुअल्स से। तो आप ऐसे आर्टिकल में ही देखेंगे कैसे प्रोविजंस हैं, मैटरनिटी रिलीफ जैसे। तो ह्यूमेन कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए वर्किंग प्लेस में मैटरनिटी रिलीफ जैसी पॉलिसीज हमें देखने मिलती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी लीव जिसको कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में हम देखते हैं कि कैसे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन एनकरेज करा जाए मैनेजमेंट में। एंड ऑल्सो 43B talks about cooperative societies and A talks about encouraging workers participation in management। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल बात करता है किस तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनका डेवलपमेंट हो, यानी कि जैसे रूरल लेवल पे अक्सर देखने मिल जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि कुछ कम्युनिटीज के लेवल पर हम देखते हैं ग्रुप्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और खुद को हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो कॉमन फंडिंग होती है, सब लोग उसमें पैसे डालते हैं और उस ग्रुप में से जिसको नीड होती है उस समय पर वो उसका यूज करके उसको रिटर्न करते हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोकल लेवल पे जब आप देखेंगे तो हमें देखने मिल जाती हैं। साथ ही साथ ये आर्टिकल बात कर रहा है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन एनकरेज करने का मैनेजमेंट में। आप देखेंगे कि इस आर्टिकल में जो लोकल लेवल पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं ये गांधीयन प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है, यानी कि जिस तरीके से महात्मा गांधी बात करते थे कि इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हुए वो हैंडीक्राफ्ट और लोकल कल्चर आप कह लीजिए प्रिजर्व रहेगा, एम्प्लॉयमेंट लोकल लेवल पे बनी रहेगी, लाइवलीहुड की बात करता है ये आर्टिकल, किस तरीके से बनाए रखें, उनको एनकरेज करना चाहिए स्टेट को अपनी पॉलिसीज के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 क्या बात करता है। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि स्टेट को बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल नजरों से देखना चाहिए, इक्वालिटी से एक कॉमन कंडक्ट होना चाहिए, सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जो थ्रू आउट द कंट्री हर कोई फॉलो करे और जिससे सोशल इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो अब हमने देखा आर्टिकल 44। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 जब हम देखते हैं तो इसमें बात होती है अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में। यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप ले लीजिए 0 to 6 इयर्स इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, उनका हेल्थ केयर ले लीजिए, एजुकेशन लेवल पे ले लीजिए, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ प्रोवाइड कराना स्टेट की ड्यूटी है। अगर कोई फैमिली या कह लीजिए वो बच्चा उतना सक्षम नहीं है उस चीज को खुद से अटेन करने में, तो स्टेट को सोशल वेलफेयर मेंटेन करने के लिए ऐसी जगहों पे काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि इस आर्टिकल में एजुकेशन भी मेंशन्ड है 0 से 6 इयर्स के बच्चों के लिए। तो जब हमने फंडामेंटल राइट्स देखे तो फंडामेंटल राइट्स में हमें आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन का मेंशन देखने मिलता है, जो कि 2002 86th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ऐड हुआ। वहां पर आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन 6 से 14 इयर्स की बात करता है। तो इस तरीके से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स मिलकर बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे आर्टिकल 46। अब जहां हमने बच्चों की बात करी तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करते हैं एससीज, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड
क्लासेस या अदर सर्टेन वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में। किस तरीके से स्टेट को उनको भी अपलिफ्ट करके, जिस तरीके से वो पिछड़े हुए हैं, आप कह लीजिए सोसाइटी के एक इनबिल्ट स्ट्रक्चर रहा इंडिया का शुरुआत से, जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने मिला, एक तबका पिछड़ जाता है, लैग बिहाइंड करता है। तो ये आर्टिकल बात करता है कि स्टेट को अपनी पॉलिसीज के थ्रू उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिंट है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी। AK-47 तो सबने ही सुनी होगी, जो कि एक गन होती है। तो अगर मान लीजिए AK-47 से कोई घायल हो जाता है तो उसको कहाँ लेके जाया जाएगा? हॉस्पिटल। यस। तो आर्टिकल 47 बात करता है पब्लिक हेल्थ किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाए, एक सर्टेन लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाए हर किसी का, इसके लिए स्टेट को काम करना चाहिए। तो लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, इसमें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की बात करते हैं कि स्टेट को हर किसी के पास पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट जब हम देखते हैं आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 बात करता है दो चीजों की। एक तो एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ भी इंक्लूड हो जाती है, प्लस आप देखेंगे मेजरली ये बात करता है कैसे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना चाहिए स्टेट को अपनी पॉलिसी के थ्रू, स्पेशली जो दुधारू पशु होते हैं, यानी कि मिल्किंग एनिमल्स, जिनसे डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, उनके प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात करी गई है, जैसे कि काउ प्रोटेक्शन की। साथ ही साथ एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की भी बात करी गई है कि स्टेट शुड ट्राई देयर बेस्ट while making their policies to protect our environment, agriculture and to promote animal husbandry. चलिए, तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 48 तक हम आ गए हैं और हम सारे आर्टिकल्स को लाइन बाय लाइन देखते हुए चल रहे हैं। चलिए, आर्टिकल 50 में हमें देखने मिलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट को अपनी पॉलिसी में ट्राई करना चाहिए कि पब्लिक सर्विसेज में स्पेशली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक सेपरेशन ऑफ पावर हो। यानी कि हम देखते हैं कैसे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, फेडरलिज्म यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, कि एक लेजिस्लेचर हावी नहीं हो एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के वर्क पे, रादर एक सेपरेशन रहे उनकी फंक्शनिंग में। इसी के साथ हम आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है वो देखेंगे, विच इज इंटरनेशनल पीस। तो आप देखेंगे कि वैसे भी इंडियन आइडियोलॉजी में स्टार्टिंग से ही है दैट इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनी कंट्री फर्स्ट, यानी कि हम रिटेलिएट करते हैं। ऑफ कोर्स हमारी कंट्री पे अगर कोई अटैक करेगा हम डिफेंड करेंगे खुद को, हम उस चीज में सक्षम हैं, लेकिन कभी भी हम इंडिया का अग्रेसिव नेचर नहीं देखने मिला है। यानी कि कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कोई लैंड को अक्वायर करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए इंपीरियलिस्ट इंटेंशन रखे और अग्रेशन दिखाए इंटरनेशनल एरेना में। सो आर्टिकल 51 में उसी की बात करी गई है दैट स्टेट्स should try to maintain international peace while making their policies. तो इस तरीके से हमने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ
स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, हमने उसको समझने की कोशिश करी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। कभी कभी आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, साथ ही साथ इसके साथ कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया। तो हम देखते हैं तेज बहादुर स्प्रू कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में ऐड किया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। बने रहिए अरदास क्लासेस के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।